हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल साइंस अनबॉक्स्ड। आज हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म चैप्टर करेंगे और बच्चों हम इसको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। ठीक है, ताकि हमारे एनसीईआरटी का कुछ भी पॉइंट अनकवर ना रह जाए। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। देन उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे, और जो भी पिक्चर्स बुक में दी हुई हैं उनको भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फेडरलिज्म। तो सबसे पहले फेडरलिज्म होता क्या है। ठीक है, तो फेडरलिज्म क्या है हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। उससे पहले मैं एक बार आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि फेडरलिज्म है क्या चीज़। ठीक है, फेडरलिज्म एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज शेयर्ड बिटवीन टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जहाँ पे पावर जो है शेयर्ड होती है टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में अपने पढ़ा था कि पावर शेयरिंग है ना, हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था पावर शेयरिंग, उसमें हमने पढ़ा था कि वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर होती है एक, है ना, जो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर होती है उसको हम फेडरलिज्म बोलते हैं। इतना हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जैक्टली कि फेडरलिज्म है क्या क्या इस टॉपिक में, कि फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस करती है, उस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो फेडरलिज्म को हम लिखेंगे इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। क्या है फेडरलिज्म? एक सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें पावर को शेयर किया जाता है अलग अलग लेवल्स में। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं इन इंडिया पावर इज शेयर्ड बिटवीन, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, सबसे ऊपर लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट लिखा है, फिर लोकल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे देखो कितने लेवल्स हो गए हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या लिखा था, शेयर्ड बिटवीन, पावर इज शेयर्ड बिटवीन 2 और मोर लेवल्स। ठीक है, तो पावर कितने में शेयर हुई होनी चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स में। जैसे किसी किसी कंट्री में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, तो उसको भी फेडरल कंट्री कहेंगे। और जैसे इंडिया है, यहाँ पे तो 2 से भी ज्यादा लेवल्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है लेवल, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, 3 लेवल्स हो गए, तो इंडिया भी क्या है, फेडरल कंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे और बोलता है, और इस पावर शेयरिंग को हम बोलते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग में भी डिस्कस किया था, है ना। तो पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग को हम फेडरलिज्म बोलते हैं, और उसका कंडीशन क्या है, जो पावर है वो शेयर होनी चाहिए 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है, उसके बाद बताता है ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जितने भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है या लोकल गवर्नमेंट है, वो सब जो है इंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंटली, अपनी पावर को इंडिपेंडेंटली इंजॉय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको किसी का सबॉर्डिनेट है या किसी के जूनियर है। हर किसी की अपनी पावर है, हर किसी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी पावर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने सब्जेक्ट्स हैं जिस एरिया में वो काम करती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस में काम कर, डिफेंस का जो सब्जेक्ट है उसको देखती है, डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया। ठीक है, ये सब कौन देखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वो स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, जैसे पुलिस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, लोकल ट्रेड हो गया। तो वैसे हर लेवल का अपने अपना सब्जेक्ट है, तो वो इंडिपेंडेंटली देखती है अपने सब्जेक्ट्स पे। ठीक है, तो वो होती है फेडरलिज्म। ठीक है, क्या हो गया फेडरलिज्म में कंडीशन कि 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। देखो नाउ इट इज कॉल्ड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग विच इज नोन एज फेडरलिज्म। इस तरीके के पावर शेयरिंग को जो अलग अलग लेवल्स पे हो रही है, इसको बोलेंगे हम फेडरलिज्म या वर्टिकल पावर शेयरिंग। ठीक है, अब हम करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अभी हमें फेडरलिज्म समझ आ गया। नाउ वी विल डिस्कस, नाउ वी विल एक्सप्लेन पॉइंट वाइज, line by line. Now we will explain line by line. ठीक है, see let us get back to the contrast between Belgium and Sri Lanka that we saw in the last chapter. जैसे ये कह रहा है, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में बेल्जियम और श्रीलंका में कंट्रास्ट मीन्स कंपैरिजन, जो उनके डिफरेंसेस हैं उनको देखा था। You would recall that one of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce power of the central government. आपने देखा, आप याद करेंगे, जो की चेंज था, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज क्या था मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट चेंज हुआ था बेल्जियम में। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, रिड्यूस द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर रिड्यूस करके, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, यूनियन गवर्नमेंट होती है, उसकी पावर रिड्यूस करके टू गिव दीज पावर्स टू द रीजनल गवर्नमेंट। तो जो रीजनल गवर्नमेंट्स होती हैं, ठीक है, जो अलग अलग रीजन की गवर्नमेंट होती है, जिसको इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है, ठीक है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। ठीक है, तो अलग अलग रीजन्स में पावर को
डिस्ट्रीब्यूट किया गया था कब, जब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस की गई थी बेल्जियम में, ठीक है। उसके बाद बोलता है रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर। ऐसा नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए उससे पहले रीजनल गवर्नमेंट नहीं थी बेल्जियम में, ठीक है। ये हम बात करें पावर शेयरिंग वाले चैप्टर की, ठीक है। उससे पहले भी रीजनल गवर्नमेंट थी, रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर, पहले भी थी। दे हैड देयर रोल्स एंड पावर, उनको अपने रोल्स अपनी पावर्स वो करते थे अपना काम, बट ऑल दीज पावर वर गिवन टू दीज गवर्नमेंट एंड कुड बी विड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये जो पावर है जो रीजनल गवर्नमेंट को, जो स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी थी, ठीक है, लेकिन वो कभी भी उससे वो विड्रॉ कर सकती थी, कभी भी वो जो पावर्स हैं वो रीजनल गवर्नमेंट से या कह सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट से वापस ले सकती थी। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। द चेंज दैट टुक प्लेस इन 1993, जो कॉन्स्टिट्यूशन में 1993 में जो चेंज हुआ बेल्जियम में, was that the regional government were given constitutional powers, ठीक है। क्या चेंज हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स में दी उनको, किनको? बेल्जियम में कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स भी दी गई रीजनल गवर्नमेंट को, दैट वर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसमें क्या था कि जो रीजनल गवर्नमेंट है वो अभी डिपेंडेंट नहीं रहेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट पे, ठीक है। दस बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो बेल्जियम जो कि पहले यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, वहां पे अभी क्या होगी? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। अभी मैं आपको समझाऊंगी यूनिटरी और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फेडरल गवर्नमेंट में यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है, ये आपसे पूछा जाता है। कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि यूनिटरी फॉर्म गवर्नमेंट के क्या फीचर्स हैं, तो आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट के लिए हमारे पास और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन जब आपसे यूनिटरी गवर्नमेंट के फीचर्स पूछे जाएंगे तो आप यही पॉइंट्स लिखेंगे। लेट्स स्टार्ट। फेडरल गवर्नमेंट, देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कितने होने चाहिए? 2 या 2 से ज़्यादा लेवल होने चाहिए गवर्नमेंट के, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट है सबसे ऊपर, फिर देन स्टेट गवर्नमेंट है, कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट तो होनी ही चाहिए, तभी हम उसको फेडरल गवर्नमेंट कहेंगे, ठीक है। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या है? देयर इज ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बस वही चला रही है, जैसे हमने श्रीलंका के केस में देखा था, ठीक है। और द लोअर लेवल आर सबऑर्डिनेट्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन ऐसा हो सकता है कि लोअर लेवल ऑफ जो गवर्नमेंट है वो है, ठीक है, लोअर लेवल गवर्नमेंट है, लेकिन वो क्या है? वो सबऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। सबऑर्डिनेट का मतलब या तो वो सेकेंडरी बोल सकते हो, जूनियर बोल सकते हो, लोअर, इंफीरियर, ये सब सबऑर्डिनेट के सिनोनियम्स हैं, ठीक है। मतलब जो रीजनल गवर्नमेंट है वो है, लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं मिले हैं और वो आंसरेबल है किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो उनके अंडर काम कर रही है। ऐसा होता है यूनिटरी गवर्नमेंट में। मतलब होल सोल जो होता है, सबसे जो मेजर होता है वो कौन होती है? गवर्नमेंट। इसमें 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट भी जिसको कहते हैं, वही मेन होती है, ठीक है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में 2 लेवल हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, जिसको हम रीजनल गवर्नमेंट बोलते हैं। उसके बाद अगर स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर ऑफ इट्स ओन, जो सेकेंड लेवल है स्टेट गवर्नमेंट, उसकी अपनी पावर्स होती हैं, ठीक है, किसमें? फेडरल गवर्नमेंट में। और यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है? प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट डू नॉट हैव पावर ऑफ देयर ओन, उनके पास अपनी कुछ पावर नहीं होती, ठीक है। उनको पावर हर चीज़ के लिए यूनियन गवर्नमेंट से ही पावर लेनी पड़ती है, उनसे ही पूछना पड़ता है, ठीक है। किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। ये किस केस में है? यूनिटरी गवर्नमेंट के केस में, ठीक है। नाउ थर्ड इज द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट गिव ऑर्डर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब फेडरल गवर्नमेंट में जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं देगी स्टेट गवर्नमेंट को। हर किसी का, मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने सब्जेक्ट्स हैं जिन पे वो काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट के अपने सब्जेक्ट्स हैं जिस पे वो काम करती है, ठीक है। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है, पुलिस देखती है, वो पुलिस डिपार्टमेंट उसके अंडर आता है, तो उसका वो खुद उस पर वर्क करेगी, वो स्टेट गवर्नमेंट ही देखेगी उसको, पुलिस डिपार्टमेंट को, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है? द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट गिव ऑर्डर टू सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव ऑर्डर्स। तो यूनिटरी गवर्नमेंट में तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वही ऑर्डर देती है, किसको? प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोविंशियल मीन्स रीजनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, या फिर लोकल गवर्नमेंट भी अगर है वहाँ पे तो उसको। लेकिन लेवल्स हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे लेवल्स हैं, प्रोविंशियल है, लोकल है, लेकिन उनको ऑर्डर कौन दे रहा है? यूनिटरी गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है। उनको कॉन्स्टिट्यूशनली पावर्स नहीं मिली है, ठीक है। उसके बाद आ गया फेडरल गवर्नमेंट में, बोथ गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स अलग हैं, वो डिफेंस देख रही है, वो फॉरेन अफेयर्स देख रहे हैं, ठीक है। तो उसके क्या है? उसके जो वो आंसरेबल, उन बातों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आंसरेबल है लोगों को,
ठीक है। अगर कुछ डिफेंस से रिलेटेड है तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछेंगे जो हम सिटीजन्स हैं। अगर कुछ स्टेट से, जैसे पंजाब में हूँ मैं, तो पंजाब पुलिस से कुछ मुझे क्वेश्चन है, कुछ इशू है ना, तो हम पंजाब पुलिस से पूछेंगे, तो हम स्टेट गवर्नमेंट से पूछेंगे। ऐसा नहीं कि हर इशू के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आंसरेबल होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या लिखा है, बोथ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी, दोनों सेपरेटली आंसरेबल होती है किसको, सिटीजन्स को। लेकिन पावर रेस्ट मेनली विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, और यूनिटरी गवर्नमेंट में पूरी पावर किसके पास होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, या हम बोल सकते हैं यूनियन गवर्नमेंट, एक ही बात है, ठीक है। तो पूरी पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, किसमें, यूनिटरी गवर्नमेंट के केस में। अभी द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इट्स पावर। जो स्टेट गवर्नमेंट है, देखो बेटा यहाँ पे मैंने GOVT शॉर्ट में लिखा हुआ गवर्नमेंट, लेकिन आप एग्जाम में ऐसे बिल्कुल नहीं लिखेंगे, फुल में लिखेंगे, ठीक है। पूरा गवर्नमेंट के पूरे स्पेलिंग लिखोगे, ठीक है। अच्छा, अब आगे, स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट आंसरेबल। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आंसरेबल नहीं होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी पावर के लिए। जैसे मैंने पहले बताया कि पुलिस डिपार्टमेंट का कुछ है, या एग्रीकल्चर से कुछ है, कुछ लोकल ट्रेड है स्टेट का, है ना, तो उसके लिए उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का आंसर नहीं करना है। लेकिन प्रोविंशियल मतलब रीजनल जो या गवर्नमेंट या फिर जो लोकल गवर्नमेंट है, वो आंसर एबल होती है टू सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसर देना पड़ता है इन द केस ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है। तो होलसेल देखा जाए, फेडरल गवर्नमेंट 2 लेवल होते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट में एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, यूनियन लेवल, वही सब कुछ कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि यहाँ पे आगे हमें आएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस पूछा जाता है, इसलिए मैंने बताया। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं, हम यहाँ पहुंचे थे, है ना, जहाँ पे लिखा था चेंजेस दैट टुक प्लेस इन 1990 वाज दैट ऑफ द रीजनल मूवमेंट वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दैट वर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। 1993 में जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हुई, इसमें ये बताया गया कि रीजनल गवर्नमेंट जो है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है कि उसके क्या क्या पावर्स हैं रीजनल गवर्नमेंट की, ठीक है। जो बेल्जियम में चेंजेस है, अब वो डिपेंड नहीं है किस पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, ठीक है। उसके बाद 10 बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम ए यूनिटरी टू फेडरल। पहले वो यूनिटरी थी, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट ही देख रही थी, उसके बाद रीजनल गवर्नमेंट थी, लोकल गवर्नमेंट थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं था कि रीजनल गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को क्या क्या पावर्स दी जाएंगी, ठीक है। अब क्या है, अब वो फेडरल होगी। अभी कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है कि रीजनल गवर्नमेंट के पास और लोकल गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी पावर्स हैं, ठीक है। अब हम, श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी फॉर ऑल प्रैक्टिस पर्पज ए यूनिटरी सिस्टम वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर्स। अब श्रीलंका की जो हमने लास्ट पावर शेयरिंग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, श्रीलंका की जो भी उसने काम किए, जो भी उसकी प्रैक्टिसेस रही, वो पूरी तरह से क्या थी, यूनिटरी सिस्टम था, ठीक है। पूरी तरह से यूनिटरी सिस्टम था, वहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ही रूल करती, यूनियन गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी सब कुछ, ठीक है। और सारी पावर्स किसके पास थी, नेशनल गवर्नमेंट के पास, मतलब यूनियन गवर्नमेंट के पास। तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बिकम ए फेडरल सिस्टम। आपको याद हो तो तमिल जो लीडर्स थे वो भी ये चाहते थे कि तमिल जो रीजन्स हैं उनको भी उनकी सेपरेट गवर्नमेंट हो, रीजनल गवर्नमेंट्स हो, है ना। तो वो क्या चाहते थे कि श्रीलंका जो है वो फेडरल सिस्टम बन जाए, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ना हो, रीजनल गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, ऐसे कौन चाहते थे, तमिल लीडर्स चाहते थे। ये हमने पावर शेयरिंग में पढ़ा था, ठीक है। अभी आगे आ जाता है, फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ, ये डेफिनेशन आ गई, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होता है रीजन्स, जैसे हमारे कंट्री में है अलग अलग रीजन्स, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है। इनको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इनको अलग अलग इनकी पावर्स जो मिली हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इनको राइट्स एंड पावर्स मिले हुए हैं, ठीक है। तो उनको कहा गया है कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स बोला गया है रीजन्स को, स्टेट्स को, ठीक है। तो ये फेडरलिज्म की डेफिनेशन आ जाती है यहाँ से, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड, जहाँ पे पावर डिवाइड की जाती है सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स मतलब वेरियस स्टेट्स के बीच में। यूजुअली ए फेडरेशन हैज़ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जनरली क्या होता है कि फेडरेशन जो है उसमें 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। वन इज द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। एक होती है वहाँ पे इंटायर कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। वो क्या देखती है, उसका क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट के, ठीक है। जैसे कि डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, करेंसी हो गया, है ना, करेंसी भी पूरी कंट्री में
कॉमन करेंसी होती है। तो ये सारे अफेयर्स कौन देखते हैं, नेशनल इंटरेस्ट के अफेयर्स हो गए, ये कौन देखता है, इन यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। एक तो वो गवर्नमेंट होगी, और अदर आर द जो दूसरी गवर्नमेंट्स कौन सी हैं, एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स, प्रोविंस बोलो या स्टेट्स बोलो, दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग, ठीक है। जो रोजमर्रा के काम होते हैं, रोजमर्रा की एडमिनिस्ट्रेशन होती है स्टेट की, वो कौन देखती है, वो स्टेट गवर्नमेंट देखती है। तो ये दो लेवल होते हैं गवर्नमेंट्स के, ठीक है। बोथ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। मैंने आपको पहले बताया था, दोनों अपने पावर्स को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंडिपेंडेंटली इंजॉय करती हैं। और हमने बताया कि जो नेशनल गवर्नमेंट है उसके नेशनल इंटरेस्ट जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी। वैसे कुछ हमने स्टेट गवर्नमेंट के जो सब्जेक्ट्स हैं जिन पे उनकी पावर होती है, वो हो गया पुलिस, हो गया एग्रीकल्चर, हो गया लोकल ट्रेड, हो गया, ठीक है। अब आगे ये पिक्चर, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान से देखना है आपने। इसमें एक एमसीक्यूज भी पूछा गया आपको। कैसे एमसीक्यू पूछा गया है एग्जाम में, आई थिंक 2021 में पूछा गया है ये, मैं आपको वो आगे एक्सप्लेन करूंगी। पहले हम देख लेते हैं इस मैप में बताया क्या गया है। देखो, दो ओनली 25 ऑफ द वर्ल्ड्स 193 कंट्रीज हैव फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। इसमें बोला गया कि 193 कंट्री में से सिर्फ 25 कंट्रीज हैं जो कि जिसमें क्या है, फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है, जो फेडरल कंट्रीज हैं। कितनी है सिर्फ, इसने बोला 25 सिर्फ फेडरल कंट्रीज हैं, ठीक है। कितने में से, 193 कंट्रीज में से। और देयर सिटीजन मेकअप ऑफ 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो लेकिन जब इनकी पॉपुलेशन इकट्ठी की जाए तो 40% पॉपुलेशन ऑल ओवर देखा जाए तो 40% पॉपुलेशन ये फेडरल कंट्रीज वाले ही बना रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लार्ज कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर फेडरल, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज हैं, ये जो लार्ज कंट्रीज हैं, ठीक है, रशिया हो गया, कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, इंडिया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, ठीक है, अर्जेंटीना, ये सब क्या बना रहे हैं, ये फेडरेशन है, ठीक है, ये फेडरल कंट्रीज हैं, ठीक है। तो अब लेकिन ये ध्यान रखना, ना बोला मोस्ट ऑफ द, ऑल लार्ज कंट्रीज नहीं बोला है, मोस्ट ऑफ द, ठीक है। तो यहीं से आपका एमसीक्यू बना था, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कैन यू नोटिस एन एक्सेप्शन, इन्होंने क्वेश्चन किया है यहाँ पे, आप नोटिस कर सकते हो एक कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पे टू द रूल इन द मैप। इस जो मैप है इसमें कुछ एक्सेप्शन है। जो भी फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है उसको इन्होंने रेड कलर किया हुआ है, ठीक है। जो ये लाइट वाइट कलर के हैं, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, हाँ, जो लाइट वाइट कलर के हैं ये क्या है, ये फेडरल कंट्रीज नहीं है, यूनिटरी कंट्रीज हैं, ठीक है। वाइट वाली यूनिटरी है, ठीक है, ये जो वाइट वाली है ये क्या है, ये यूनिटरी है, और जो रेड वाली है वो फेडरल है, वो यहाँ पे लिखा हुआ फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। लेकिन देखो यहाँ पे एक्सेप्शन इन्होंने पूछा है, कैन यू नोटिस द एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि चाइना भी एक बहुत बड़ी कंट्री है, लेकिन वो क्या है, वो यूनिटरी है, यही एक्सेप्शन है। और यही पूछा गया था, एमसीक्यू ऐसे पूछा गया था, आपको कंट्रीज के नेम दिए गए थे और सामने लिखा गया था कि फेडरल और यूनिटरी, तो आपको देखना था करेक्ट पेयर कौन सा है, ठीक है। तो वहां पे गलत क्या दिया था, वहां पे अर्जेंटीना का गलत दिया था। देखो अर्जेंटीना में क्या है, रेड कलर है, मतलब ये फेडरल कंट्री है, वहां पे अर्जेंटीना का दिया होता है यूनिटरी कंट्री, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा मैप अच्छे से पढ़ना है, इसको देखना है आपने, बस इतना याद रखना है कि कौन कौन सी कंट्री फेडरल कंट्रीज है, ठीक है। कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पे दिखाई हुई हैं, जो आपके पिक्चर में दिखाई हुई हैं, बस ये कंट्रीज आप याद कर लेना, दिमाग में रख लेना कि ये वाली कंट्रीज जो हैं ये फेडरल है। ब्राज़ील है, ठीक है, अर्जेंटीना है, यूएसए है, कनाडा, ये जो कंट्रीज जो इनके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, जितना आपको विजिबल हो जितना आपको लिखा हुआ इसी में से एमसीक्यू आएगा आपको, तो आपको इसको ध्यान से देख लेना है, ठीक है, कि कौन कौन सी यूनिटरी बताई हुई है हमारे इस पिक्चर में और कौन कौन सी फेडरल कंट्री बताई हुई है हमारे पिक्चर में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, आगे बोलता है वो, इन दिस सेंस फेडरेशन आर कंट्रास्टेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है। इस तरह से देखा जाए तो फेडरेशन जो है वो कंट्रास्ट है, मतलब उसका अपोजिट है यूनिटरी गवर्नमेंट। अंडर द यूनिटरी सिस्टम, हमने जैसे यूनिटरी का पढ़ा उसी की डेफिनेशन है ये। अंडर द यूनिटरी सिस्टम ईदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, हमने पढ़ा था कि यूनिटरी में एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। या तो वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, या तो सब यूनिट्स हैं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, लेकिन वो क्या है, सबऑर्डिनेट्स हैं, मतलब उसके जूनियर हैं, उसके इंफीरियर, उसके अंडर काम करते हैं, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑर्डर पास करती है किसको, प्रोविंशियल जो स्टेट गवर्नमेंट है या लोकल गवर्नमेंट है। बट इन फेडरल सिस्टम, लेकिन अगर हम फेडरल सिस्टम की बात करते हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट की बात करो तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास नहीं करती है स्टेट गवर्नमेंट को,
ठीक है। ये कहाँ पे करती है, यूनिटरी गवर्नमेंट में करती है, यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ही सबसे मेन होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही सबसे मेन होती है, वहाँ पे वो स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर पास कर सकती है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर्स होती हैं फेडरल में, उसको आंसर नहीं करना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। तो जो बोथ गवर्नमेंट होगी, हम फेडरल की बात करें, जो बोथ गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट, वो सेपरेटली आंसर होती है, अपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आंसरेबल होती हैं, ठीक है। अगर जैसे मैंने पहले बताया था कुछ डिफेंस से रिलेटेड है तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को क्वेश्चन करते हैं, कुछ लोकल ट्रेड से रिलेटेड है, पुलिस से रिलेटेड है तो हम स्टेट गवर्नमेंट को क्वेश्चन करते हैं एज ए सिटीजन, ठीक है। नाउ फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म 2 बार ही पूछा गया है, ठीक है, लास्ट 5 years में 2 टाइम्स इट हैज़ बीन आस्क्ड। नाउ हम इसको कीवर्ड से याद रखेंगे, ठीक है, कीवर्ड से याद रखेंगे। 7 फीचर्स हैं, आपको 7 के 7 लर्न करने हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट हो गया लेवल, अभी हमें एकदम क्लियर है कि फेडरलिज्म में लेवल से क्या होगा, 2 और मोर लेवल्स, है ना। तो क्या है, 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वो फेडरल गवर्नमेंट होती है। अब आता है ओन जुरिस्डिक्शन। ओन जुरिस्डिक्शन कैसे हुआ, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टायर हैड इट्स ओन जुरिस्डिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है। देखो, जुरिस्डिक्शन इट मीन्स द एरिया ओवर विच ए गवर्नमेंट हैज़ द लीगल अथॉरिटी टू मेक लॉज एंड टेक डिसीजन। जुरिस्डिक्शन वो एरिया है जिसके ऊपर गवर्नमेंट को लीगल अथॉरिटी है, लीगल राइट है, ठीक है, कि वो लॉज बना सकती है, डिसीजंस ले सकती है। यहाँ पे आपका ग्लॉसरी में भी दिया हुआ है द जुरिस्डिक्शन द एरिया, हम जुरिस्डिक्शन को शॉर्ट में अगर बोले तो एरिया ऑफ अथॉरिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपसे अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप पूरा लिखेंगे, सिर्फ ये भी वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। द एरिया ओवर विच समवन हैज़ लीगल अथॉरिटी, वो एरिया जहाँ पे किसी का लीगल अथॉरिटी है, जहाँ पे किसी का लीगली अकॉर्डिंग टू लॉ आपकी वहाँ पे राइट बनता है, ठीक है। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा मूवीज़ में या कहीं पे कि जो पंजाब में अगर कोई क्राइम हुआ है तो पंजाब पुलिस ही उसको डील करती है, क्यों, क्योंकि वो पंजाब पुलिस का जुरिस्डिक्शन एरिया है, ठीक है। वो पंजाब पुलिस की जुरिस्डिक्शन है, वो उसका अथॉरिटी एरिया है, वो लीगली वो पंजाब के जो क्राइम्स हैं वहाँ पे वो उसको वो देख सकती है, ठीक है, वहाँ पे वो कुछ स्टेप ले सकती है। तो हर किस क्या होता है, जुरिस्डिक्शन होती है, ओन जुरिस्डिक्शन, अपना अथॉरिटी एरिया, ठीक है। द एरिया में बी डिफाइंड बाय द टर्म ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। एरिया को कैसे डिफाइन किया जाता है, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज से भी कर दिया जाता है। जैसे पंजाब हो गया तो पंजाब की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है, जितना पंजाब है उसके अंदर जो क्राइम होगा पंजाब पुलिस देखी तो पंजाब पुलिस की जुरिस्डिक्शन हो गई, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स, या फिर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स, कुछ ऐसी इश्यूज होते हैं, उससे भी डिपेंड करता है कि किसकी ये जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, ठीक है। जैसे अब पंजाब में ही है लेकिन कोई वही डिफेंस से रिलेटेड कुछ है तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी वो इशू को, ठीक है। तो वही इसने कहा है डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, जो अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उसको टायर्स भी बोलते हैं, लेवल्स को। जो अलग अलग टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, सेम सिटीजन्स को ही गवर्न करते हैं लेकिन अपने अपने जुरिस्डिक्शन में। मैंने जैसे बताया पंजाब में अगर कुछ, पंजाब की ही बात करें कि फॉरेन अफेयर रिलेटेड कुछ डिसीजन लेना है पंजाब को लेके तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेगी, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अथॉरिटी एरिया होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन होगी, ठीक है। वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का राइट है कि वो डिसीजन लेंगी, ठीक है। सेम सिटीजन इसलिए बोला। और पंजाब में ही, पंजाब की ही बात करें दोबारा, पंजाब की ही पुलिस से रिलेटेड कुछ इशू हुआ है, ठीक है, कोई लोकल कोई क्राइम हुआ है, कोई चोरी हुई है, ठीक है, तो कोई रॉबरी हुई है, कुछ भी ऐसा हुआ तो वहाँ पे कौन किसका अथॉरिटी एरिया, इन दैट केस वो अथॉरिटी एरिया हो गया पुलिस का, पंजाब पुलिस का, है ना। तो वैसे वही बोला है कि डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। अब पंजाब के सिटीजन्स को सेंट्रल गवर्नमेंट भी देख रही है, ठीक है, गवर्न कर रही है, और स्टेट गवर्नमेंट भी गवर्न कर रही है, बट ईच टायर हैज़ इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। लेकिन हर टायर का, हर लेवल का अपना अथॉरिटी एरिया है, वो अपने अथॉरिटी एरिया में अपने सब्जेक्ट मैटर में ही, चाहे वो लॉ से रिलेटेड है, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड है, चाहे वो डेली एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, लेकिन वो अपने एरिया में, अपने जुरिस्डिक्शन में ही गवर्न कर सकती है, ठीक है। तो एक हो गया लेवल, एक हो गया ओन जुरिस्डिक्शन, एक हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया लेवल और टायर एक ही होता है, लेवल और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। अगर
जुरिस्डिक्शन ऑफ जो रिस्पेक्टिव है, जो लेवल है, मतलब जो जुरिस्डिक्शन एरिया है रिस्पेक्टिव लेवल का, लेट अस सपोज स्टेट गवर्नमेंट का जो जुरिस्डिक्शन है वो स्पेसिफाइड हुआ होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। हमने बेल्जियम की बात की कि उसने 1993 में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस की, रीजनल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट बनाया गया। उससे पहले वो क्या थे, यूनिटरी गवर्नमेंट थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट थी लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशन में राइट नहीं दिया गया था। अगर आपको फेडरल गवर्नमेंट होने के लिए क्या फीचर है कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिखा होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई होना चाहिए कि उनके क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या उनकी पावर्स हैं। ठीक है, पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट है उसके क्या क्या पावर्स हैं, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होना चाहिए। सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन उसकी गारंटी देता है कि हाँ भाई ये इनकी पावर्स हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट की पावर है, ये पंजाब गवर्नमेंट की पावर है, ठीक है, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पावर है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी देगा उसकी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो फेडरल गवर्नमेंट है। ठीक है, अभी देखो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट इसको हम कीवर्ड से याद रखेंगे तो बेटा ये सारे पॉइंट्स हमें इजीली याद रहेंगे। ठीक है, तो आप कीवर्ड्स लिख लेना, मेरे साथ साथ आप भी अपनी बुक चाहे ओपन रखो और उसमें आप ऐसे नोट्स बना सकते हो मेरे साथ साथ, आप ऐसे लिखते जाएंगे तो आपको एग्जाम के टाइम पे बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। तो ऐसे कीवर्ड्स लिखते जाओ आप भी। ठीक है, चाहे आप मेरी वीडियो को पॉज करके दोबारा से आप अपनी बुक खोलिए और उसको बुक को साथ साथ करते जाइए। ठीक है, जैसे अब इसका क्या की फीचर बनाया, कीवर्ड बनाया रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड क्या होता है, नॉट ईजी टू चेंज। ठीक है, जिसको आसानी से बदला ना जा सके। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इजीली चेंज नहीं होता, आप देखते हैं द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरी चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं जो फंडामेंटल जो प्रोविजंस है रिलेटेड टू पावर, अब जो भी पावर शेयरिंग हो गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर्स में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर है, कुछ पावर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ये कोई भी यूनिलेटरी मतलब एक कोई भी लेवल चेंज नहीं कर, यूनि होता है वन। ठीक है, यूनि मीन्स वन, तो कोई भी यूनिलेटरली इसको चेंज नहीं कर सकता बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, किसी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट इसको चेंज नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि जो पावर स्टेट गवर्नमेंट की है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना उस पर हक जमाने लगे कि भाई ठीक है, पंजाब पुलिस को भी सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है पंजाब पुलिस को भी अब हम गवर्न करेंगे, हम देखेंगे कि पंजाब पुलिस कैसे काम करेगी। तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी एक चेंज, अगर स्टेट गवर्नमेंट इस बात के लिए एग्री नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से चेंज नहीं कर सकती कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी। ठीक है, उसके लिए दोनों की कंसेंट होना ज़रूरी है। सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ऐसी कुछ भी आपको पावर से रिलेटेड चेंजेस करनी है, ठीक है, वेदर इट इज़ स्टेट गवर्नमेंट की है या सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो आपको दोनों गवर्नमेंट की कंसेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, रिक्वायर द कंसेंट होना, रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट की कंसेंट होना ज़रूरी है। तो इसलिए हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिजिड है, इजीली चेंज नहीं हो सकता। राइट, नाउ फिफ्थ फीचर इज कोर्ट। कोर्ट से रिलेटेड याद रखें, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर। कोर्ट जो है वो इंटरप्रेट करता है, कोर्ट में बताता है, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी पावर दे रहा है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट को। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन सी पावर कौन से लेवल ऑफ गवर्नमेंट को दी है, ये हमें कोर्ट इंटरप्रेट करता है। इन एनी केस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट किसी सब्जेक्ट को लेके, किसी इशू को लेके उनमें कोई डिस्प्यूट हो जाता है, इफ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, इन दैट केस जो हायर कोर्ट होता है, हाईएस्ट कोर्ट होगा जो, वो क्या एक्ट करेगा, एक्ट एज एम्पायर। कौन, हाईएस्ट कोर्ट। ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए इन एक्सरसाइज ऑफ द रिस्पेक्टिव पावर, तो उनको सही बताएगा कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आपकी क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर है, स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर है। ठीक है, तो कोर्ट विल एक्ट एज ए एम्पायर। नाउ सिक्स इज रेवेन्यू। ठीक है, सोर्स ऑफ अर्निंग। एज यू ऑल नो कि कोई भी गवर्नमेंट रन करने के लिए फंड तो चाहिए होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दी लेकिन कुछ फंड का सोर्स नहीं दिया, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट रन कैसे करेगी, वो उस पर्टिकुलर स्टेट को गवर्न कैसे करेगी, वो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कैसे होगी। ऑटोनॉमी होता है सेल्फ फ्री, ठीक है, इंडिपेंडेंस। तो उनको फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट कैसे हुए, सेल्फ रूल कैसे हुआ उनका फाइनेंशियली, तो उनको तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से ही मांगना पड़ेगा बार बार, है ना। तो इसलिए कुछ ऐसी उन्होंने व्यवस्था की कि दोनों का जो है सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी क्लियरली स्पेसिफाइड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि इस पर्टिकुलर जो जगह है, इस पर्टिकुलर मैटर से, इस पर्टिकुलर टैक्स, ये पर्टिकुलर टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है, ये पर्टिकुलर टैक्स
स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है। देखो, सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड, पूरी तरह से स्पेसिफाइड, एकदम क्लियर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। टू एंश्योर, क्या एंश्योर करने के लिए? फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस होने के लिए, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं इनकम टैक्स है वो कलेक्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, कस्टम टैक्स हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है ना। उसके बाद कुछ ऐसे टैक्स हैं जो स्टैंप ड्यूटी होगी, ये स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। तो अलग अलग जगह है रेवेन्यू कलेक्ट करने के, अलग अलग सोर्स हैं पैसा जनरेट करने के, गवर्नमेंट को गवर्न स्टेट को गवर्न करने के लिए या सेंटर को गवर्न करने के लिए क्या है, उनके पास अलग अलग सोर्सेज हैं ऑफ रेवेन्यू के, ताकि क्या बने रहे, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बनी रहे, ठीक है। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव, हमारा 7th पॉइंट, जो हमारा 7th फीचर है फेडरलिज्म का, वो क्या है? ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव है फेडरलिज्म का? देखो, द फेडरल सिस्टम दस हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव, 2 ऑब्जेक्टिव हैं। क्या है? डुअल ऑब्जेक्टिव है। पहला, टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी, कि यूनिटी बनी रहे कंट्री में, ठीक है। कुछ पावर स्टेट यूनियन गवर्नमेंट के पास है, कुछ पावर उसने स्टेट गवर्नमेंट को दे दी, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या होगी, वो भी आराम से हैप्पीली एक तो पार्ट ऑफ द कंट्री फील करेगी, ठीक है। अलग होने की बात नहीं करेगी, उसको फील होगा हाँ मेरे पास भी कुछ पावर है, तो एक कंट्री में यूनिटी बनी रहती है। जैसे कि श्रीलंका के केस में क्या हुआ था, इसका अपोजिट हुआ था। श्रीलंका में किसी तरह की भी पावर, तमिल जो लोग थे, है ना, तमिल लीडर्स बोल रहे थे कि रीजनल गवर्नमेंट भी बनाओ, लेकिन उन्होंने रीजनल गवर्नमेंट नहीं बनाई, जिस वजह से क्या हुआ, वहाँ पे सिविल वॉर हुई थी, है ना। तो अगर अच्छी तरीके से पावर शेयरिंग की जाए तो क्या होती है, यूनिटी बनी रहती है कंट्री में। वाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, और सेम टाइम क्या करता है, एकोमोडेट करता है, मतलब सेटल करता है रीजनल डाइवर्सिटी को। अलग अलग रीजन में, जैसे इंडिया की बात करते हैं तो कितनी डाइवर्स रीजन है हमारा, है ना, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरह रीजन्स हैं, उनका अपना कल्चर है ना। तो फेडरलिज्म क्या करता है, उन सबको क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, रीजनल डाइवर्सिटी जो है उसको डिस्करेज नहीं कर रहा, उन सबकी रिस्पेक्ट कर रहा है, उस सबको अच्छे से सेटल कर रहा है। जैसे बेल्जियम में हुआ था, है ना, बेल्जियम में भी जो अलग अलग लोग थे, है ना, उनको क्या किया गया था, अच्छे से अकोमोडेट की गई थी पावर, सो दैट अच्छे से यूनिटी बनी रहे। वैसे ही क्या करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव फेडरलिज्म का, एक तो क्या यूनिटी बना के रखना, दूसरा जो रीजनल डाइवर्सिटी है, जो डाइवर्सिटी है कंट्री में, उसको क्या करना, उसको डिस्करेज नहीं करना, उसको अच्छे से अकोमोडेट करना, उसको अच्छे से सेटल करना, ठीक है। Therefore, 2 aspects are crucial for the institution and practice of federalism. Governments at different levels should agree to some rules of power sharing. ठीक है, तो 2 aspects हैं जो कि ज़रूरी है कि अच्छे से फेडरलिज्म प्रैक्टिस की जाए, ठीक है। इंस्टीट्यूशन प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म प्रैक्टिस की जाए। गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग, जो अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं, जो अलग अलग लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स, वो क्या सब एग्री करती हैं इस रूल पे, पावर शेयरिंग के। 2 एस्पेक्ट्स हैं, वो क्या एस्पेक्ट्स हैं, दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, ठीक है। उनको ये ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे पे, ठीक है, एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए। जो 2 एस्पेक्ट्स बताएं वो ये लिखे, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, ठीक है। वो एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए कि वो क्या करेंगे, अबाइड करेंगे, अबाइड क्या तो ओबे करना, एक दूसरे की जो एग्रीमेंट जो भी हमने साइन किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर रहेगी, उसको ओबे करेंगे, ठीक है। एक दूसरे पे ट्रस्ट बनाए रखेंगे, और जो पीसफुली साथ रहने का जो डिसीजन हुआ है कि हम ठीक है, पावर हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट अपनी है, लेकिन हम पार्ट क्या है, हम कंट्री का ही पार्ट है, तो वो एग्रीमेंट, साथ रहने का एग्रीमेंट पे बनाए रखेंगे, उसको ओबे करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों एस्पेक्ट्स पे फेडरलिज्म अच्छे से प्रैक्टिस करता है, किस पे, म्यूचुअल ट्रस्ट पे और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, ठीक है। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट बेटा आएगा, उससे पहले मैं आपको एक बार इसको डिफरेंस फॉर्म में पढ़ा देती हूँ। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसलिए मैंने इसको, जो भी इंपॉर्टेंट है, जो आपको इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये डिफरेंस इसमें कंपैरिजन बेस में करवा दिया है, टेबल फॉर्मेट में, आपको ईजिली लर्न हो जाए, ठीक है। देखो, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, कमिंग टुगेदर होता है कि एक साथ आना। अब पहले इसको समझते हैं। दिस टाइप ऑफ फेडरेशन इज फॉर्म, ऐसी फेडरेशन कब बनती है, व्हेन इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर पॉलिटिकल यूनिट। जब कुछ छोटी छोटी इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, ठीक है, वो एक साथ होके एक बड़ी कंट्री बनाते हैं, एक बड़ी पॉलिटिकल यूनिट बनाते हैं, उसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर। वो खुद वॉलंटरी खुद पास आ रहे हैं और क्या बना रहे हैं, एक बड़ी पॉलिटिकल यूनिट बना रहे हैं, वो वॉलंटरी खुद आ रहे हैं, ठीक है, खुद से आ रहे हैं वो, ऑन देयर ओन।
ठीक है। जैसे कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो 13 कॉलोनीज जो है वो एक साथ आई थी और क्या बनाया था उन्होंने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाई थी, ठीक है। उसके दूसरी साइड पे भाग आते हैं। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ फेडरेशन इज फॉर्म्ड व्हेन ए लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड, दोबारा लिख दिया, टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट। इसमें क्या होता है, एक बड़ी कंट्री होती है वो डिसाइड करती है कि मैं अपनी पावर डिवाइड करूंगा, ठीक है। किसमें, नेशनल गवर्नमेंट रहेगी, लाइक यूनियन गवर्नमेंट रहेगी, और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स में, और जो उसकी रीजन है और जो उसकी स्टेट्स है उनमें पावर डिवाइड करूंगा। ये आपको सुना हुआ लग रहा होगा, क्योंकि हमारे इंडिया में भी ऐसे ही होता है ना, कि इंडिया कंट्री है और उसने अपने रीजनल स्टेट्स में क्या कर दी, रीजनल गवर्नमेंट बना के पावर को डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद जस्ट मिनट, ठीक है। सेकंड है कमिंग टुगेदर का। इन सच फेडरेशन, जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, स्टेट्स पूल देयर सोवेरेनिटी, पूल होता है ज्वाइन करना, देयर सोवेरेनिटी, उनकी जो सोवेरेनिटी है, जो उनकी जो सेल्फ रूल है, वो एक साथ वो ज्वाइन करते हैं, ठीक है। उनको पता है कि वो एक साथ काम करेंगे, बट रिटेन देयर आइडेंटिटी, लेकिन अपनी आइडेंटिटी बनाए रखते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज सिक्योरिटी, उनको पता है वो छोटी छोटी स्टेट्स हैं, ठीक है, वो अपनी इंडिपेंडेंस तो खत्म कर रहे हैं, दैट वो एक साथ हो रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, सेल्फ रूल नहीं है उनका, ठीक है। वो ज्वाइन कर रहे हैं, किसी से पूल कर रहे हैं, लेकिन उनकी आइडेंटिटी बची रहेगी, ठीक है। मतलब उनकी सिक्योरिटी बची रहेगी। वो छोटी कंट्री है, जो छोटी स्टेट है, कोई और कंट्री उनको आके इन्वेड कर सकती है ना, तो वो सिक्योरिटी बनी रहेगी। इकोनॉमिकली भी छोटी कंट्री है, छोटी स्टेट बन के रहेंगे तो इकोनॉमिकली इतने बेनिफिशियल नहीं होगा, ठीक है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी इतना नहीं होगा, लेकिन वो किसी और के साथ पूल कर रहे हैं अपनी, ठीक है, तो वो किसी और के साथ जुड़ रहे हैं, जाके ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, उनको सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाएगी, इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ हो जाएगी, और पॉलिटिकली भी इन्फ्लुएंशियल हो जाएंगे। तो इसलिए जो छोटी छोटी स्टेट्स हुई, उन्होंने क्या किया, जाके एक बड़ी पॉलिटिकल कंट्री बनाई, एक बड़ी पॉलिटिकल यूनिट बनाई, तो उसको बोला कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। इन सच फेडरेशन, अदर साइड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, इन सच फेडरेशन पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। बेटा आपने बिटवीन ऐसे बिल्कुल नहीं लिखना, ये तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। तो फेडरेशन क्या है, पावर, फेडरेशन में क्या होता है, पावर इज डिवाइडेड सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, मेनली टू मेंटेन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। तो मेन पर्पस क्या है, यूनिटी बना के रखना। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, फेडरलिज्म में जब पावर शेयर की जाती है रीजनल गवर्नमेंट्स में भी, तो क्या बनी रहती है, यूनिटी बनती है, यूनिटी बनी रहे इसलिए पावर शेयर की जाती है, ठीक है। ये कमिंग टुगेदर में इसलिए उन्होंने किया क्योंकि वो छोटी स्टेट्स हैं, उनको डर है, सिक्योरिटी रीजंस हैं, इकोनॉमिकली भी छोटे हैं तो इतना अच्छे से कर नहीं पाएंगे, इसलिए वो खुद जाके ज्वाइन करते हैं उनको, ठीक है। इन दिस सिस्टम ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रॉन्गर। अच्छा, कमिंग टुगेदर में क्या हुआ, जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो सारी स्टेट्स आके जिन्होंने ज्वाइन किया, उन सबके पास इक्वल पावर रहती है, ठीक है। लेकिन होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसके पास ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। ये डिफरेंस भी आप याद रखेंगे। कमिंग टुगेदर में जो जितने भी कंट्रीज, जितने भी स्टेट्स हैं, उन सबके पास इक्वल पावर रहेगी। होल्डिंग टुगेदर में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर रहेगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल, ये मैंने यूएसए क्यों लिखा पता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एस फॉर स्विट्जरलैंड, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया। ये तीनों नाम जो आपको एनसीईआरटी में दिए हैं, ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं। इस और भी देखो, कमिंग टुगेदर फेडरेशन के और भी एग्जाम्पल्स होंगे, लेकिन हमें एमसीक्यू इन एग्जाम्पल से पूछा जाता है, ठीक है। तो 3 नाम उन्होंने हमें कमिंग टुगेदर फेडरेशन के दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, और 3 ही नाम हमें होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। तो इन तीनों कंट्रीज़ के नाम आपको 6 की 6 कंट्रीज़ के नाम आपको याद रखने हैं, कौन सी जो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन की है और कौन सी कंट्री है जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की है, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू पूछा गया है 2-3 बारी, ठीक है। तो अभी क्या है एग्जाम्पल कमिंग टुगेदर के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड, एस फॉर स्विट्जरलैंड, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो यूएसए से ही याद रखना, ये यूएसए सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नहीं है, पूरा तीनों स्टेट्स, तीनों कंट्रीज़ को याद करने के लिए, ठीक है। ये तीनों, ये एमसीक्यूज आपको फिर से बोल रही हूँ 2-3 बारी पूछा गया है, तो आपको याद रखनी है ये 6 की 6 कंट्रीज़ का नाम, ठीक है। और उसके बाद होल्डिंग टुगेदर को आ गया, तो उसमें हो गया इंडिया, बेल्जियम एंड स्पेन, ठीक है। तो मैंने यहाँ ये भी लिखा हुआ है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होती है, जिसमें स्टेट्स जाके सेंटर से ज्वाइन करती हैं, ठीक है, स्टेट से सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं। और होल्डिंग टुगेदर क्या है, सेंटर से स्टेट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, सेंटर पावर्स दे दिए स्टेट को, है ना।
स्टेट से सेंटर की तरफ, बॉटम से अप की तरफ जा रहे हैं, और सेंटर से स्टेट की तरफ, सेंटर हो गया टॉप पे, टॉप से हम डाउन की तरफ आ रहे हैं होल्डिंग टुगेदर में, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन पे। ये देखो, द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। अब एग्जैक्ट क्या बैलेंस है, पावर कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, क्या बैलेंस है, उनमें बैलेंस है भी है कि नहीं है, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की फेडरेशन है, ठीक है। मेनली ऑन द दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इन विच फेडरेशन वॉज फॉर्म। फेडरेशन कैसे बनी है, ठीक है, वो फेडरल तो है लेकिन फेडरेशन कैसे बनी है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशंस हैव बीन फॉर्म्ड। दो तरीके हैं जिससे फेडरेशन बनती है, ठीक है। फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन, ठीक है, ऑन देयर ओन, खुद से आते हैं और क्या बनाते हैं, एक बिगर यूनिट बनाते हैं, पोलिंग सोवेरेनिटी, रिटेनिंग आइडेंटिटी, दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। ये क्या हो गया, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। क्या है इसमें, यूएसए है, स्विट्जरलैंड है और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रॉन्ग वाइज ए वी, इसको वाइज ए वी बोलते हैं, द फेडरल गवर्नमेंट। वाइज ए वी होता है कंपैरिजन, इन कंपैरिजन, ठीक है। तो क्या बोला इसने कि जो फर्स्ट कैटेगरी जो हमने ये बात की कमिंग टुगेदर फेडरेशन की, इसमें क्या होता है, जो सारी कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट्स हैं उनके पास इक्वल पावर होती है और स्ट्रांग होती है इन कंपैरिजन टू फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट से यहाँ मतलब है सेंट्रल, ठीक है, ये फेडरल है, सेंट्रल, ठीक है। तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होती है ना, वैसे इसके साथ भी उससे कंपेयर किया जाए तो ये भी पावरफुल होती हैं, स्टेट्स भी पावरफुल होती हैं, स्ट्रांग होती हैं, किसमें, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में। और सेकेंड रूट क्या है, सेकेंड तरीका क्या है, वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। जहाँ पे एक लार्ज कंट्री, ठीक है, इंडिया के कंटेक्स्ट से समझोगे इजीली समझ आएगा। जैसे इंडिया ने डिसाइड किया कि क्या पावर डिवाइड की जाएगी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स में, मतलब स्टेट्स के बीच में, और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, याद रखेंगे, इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम क्या है, ये होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, जिन्होंने होल्ड करके रखा, अपने साथ बांध के रखा हुआ है, ठीक है। नहीं तो सारी स्टेट्स क्या हो जाए, सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए जो होना चाहती हैं, तो होल्डिंग टुगेदर करके रखते हैं, यूनिटी बनी रहे, इसलिए ये ऐसी फेडरेशन होती है। आर एग्जाम्पल ऑफ द काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन इन दिस सेकेंड कैटेगरी, द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है टेंड्स टू बी मोर पावरफुल, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, वाइज विद द स्टेट के कंपैरिजन में कौन सा पावरफुल है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है, इसने होल्ड करके रखा हुआ है सभी स्टेट्स को, ठीक है। वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर, ठीक है, बहुत रेयर होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो यूनिट है उनमें अनइक्वल, जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनमें अनइक्वल पावर होती है। ऐसा हमने कई बार देखा है कि कई कई स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल स्टेटस मिलता है, स्पेशल पावर मिलती है, तो ऐसे भी ऐसा भी होता है कई बार। सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर, कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर भी मिलती है, जैसे इंडिया के केस में भी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनको स्पेशल पावर मिल जाती है, वो हम आगे इसमें और डिस्कस करेंगे पूरी तरह से, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे और अभी हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो एमसीक्यू का मैंने आपको बता दिया, एमसीक्यू इस मैप से है, ठीक है, यूनिट ये स्टेट्स से है, जो स्टेट्स बोली मैंने आपको, कमिंग टुगेदर फेडरेशन की कौन सी है यूनिट, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछेंगे जो कि मैंने आपको आंसर भी करवा दिया इसमें, व्हाट अदर फैक्टर्स बिसाइड्स पॉलिटिकल कीप द फेडरेशन यूनाइटेड, कौन से अदर फैक्टर्स हैं जो पॉलिटिक्स को छोड़ के और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फेडरेशन को, जो कंट्री को यूनाइटेड करके रखते हैं। कल्चर, आंसर इज कल्चर, ये इट हैज़ बीन आस्क्ड, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ईयर मुझे याद नहीं है लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मैंने लिख दिया यहाँ से आपको। कल्चर है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कल्चर, कोऑपरेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, हिस्ट्री, आइडियोलॉजी आर सम अदर फैक्टर विच कीप द फेडरेशन यूनाइटेड, जो कंट्री को यूनाइटेड करके रखते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा है डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, तो उसने फेडरल गवर्नमेंट के फीचर्स पूछे हैं, एंड डिस्क्राइब एनी 3 फीचर ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट, तो जो हमने डिफरेंस किया है फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट का, तो वो फीचर्स भी आप इसमें लिख सकते हैं। ये हमने डिफरेंस किया था फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट का। जब आपसे पूछा जाएगा कि 3 फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट या फिर 3 फीचर ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट, तो आप ये फीचर्स भी, ये पॉइंट्स भी लिख सकते हैं उसमें, ठीक है। आपसे
सो स्टूडेंट्स, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल सोशल साइंस अनबॉक्स को सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फेडरलिज्म में। थैंक यू।